प्यारे बच्चों, आपका पुनः स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सुजीत साइंस सर्किल में। आज हम लोग कक्षा 9वीं का जीव विज्ञान के पाठ 2 उत्तक का दीर्घोत्तरीय प्रश्न उत्तर करने वाले हैं। इससे पूर्व में पाठ 2 का अति लघुत्तरीय प्रश्न उत्तर और लघुत्तरीय प्रश्न उत्तर का वीडियो अपलोड हो चुका है। आज हम लोग पाठ 2 उत्तक का दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों का हल आज देखेंगे। तो आप सभी चैनल को लाइक कर देंगे, सब्सक्राइब कर देंगे और अन्य मित्रों में शेयर कर देंगे। हम लोग शुरू करते हैं पाठ 2 उत्तक का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न उत्तर। दीर्घ उत्तरीय का प्रश्न संख्या 1 है, पौधों में सरल उत्तक जटिल उत्तक से किस प्रकार भिन्न है, उदाहरण सहित लिखे। हम लोग पढ़े हुए हैं बच्चों अस्थायी उत्तक के बारे में कि एक सरल अस्थायी उत्तक होता है, एक जटिल अस्थायी उत्तक होता है। तो किस प्रकार पौधों में सरल उत्तक जटिल उत्तक से भिन्न है, इसको लिखना है। उत्तर हम लिखेंगे कि पादपों में विभाजोत्कीय उत्तक की वृद्धि के फलस्वरूप अस्थायी उत्तक का निर्माण होता है, जिसमें विभाजन की क्षमता नहीं होती है। अर्थात अस्थायी उत्तक उस उत्तक को कहते हैं जो विभाजोत्कीय उत्तक की वृद्धि के फलस्वरूप बनता तो है, लेकिन जब विभाजन की क्षमता खो देता है तो अस्थायी उत्तक हो जाता है। संरचना के आधार पर अस्थायी उत्तक 2 प्रकार के होते हैं। एक में है सरल अस्थायी उत्तक। तो सरल अस्थायी उत्तक समरूप कोशिकाओं का बना होता है। यह निम्नलिखित 3 प्रकार के होते हैं। एक में है मृदुत्तक या पैरेनकाइमा, 2 में है स्थूल कोण उत्तक या कॉलेनकाइमा और 3 में है दृढ़ उत्तक या स्क्लेरेनकाइमा। ये हो गया सरल उत्तक। अब पढ़ते हैं जटिल अस्थायी उत्तक के बारे में। तो जटिल अस्थायी उत्तक लिख के डैश देंगे, डिफिनेशन लिखेंगे। 2 या 2 से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से बने उत्तक को जटिल अस्थायी उत्तक कहते हैं। जटिल अस्थायी उत्तक निम्नलिखित 2 प्रकार के होते हैं। एक में है जाइलम उत्तक और 2 में है फ्लोएम उत्तक। आगे है कि जाइलम उत्तक और फ्लोएम उत्तक मुख्य रूप से पौधों में जल, खनिज, लवण और खाद्य पदार्थों के स्थानांतरण में सहायक होते हैं। प्रश्न संख्या 2 है, स्थिति के आधार पर विभाजोत्कीय उत्तक के विभिन्न प्रकार का वर्णन करें। उत्तर लिखेंगे हम लोग कि वैसा अवयस्क उत्तक जिसमें विभाजन की क्षमता होती है उसे विभाजोत्कीय उत्तक कहते हैं। स्थिति के आधार पर विभाजोत्कीय उत्तक 3 प्रकार के होते हैं। एक में है शीर्षस्थ विभाजोत्कीय उत्तक। शीर्षस्थ, इसका डिफिनेशन, एक में शीर्षस्थ विभाजोत्कीय उत्तक लिखे हम डैश देंगे। सबसे पहले हम समझेंगे कि विभाजोत्कीय उत्तक क्या है। प्रश्न है कि स्थिति के आधार पर विभाजोत्कीय उत्तक को बताए। तो वैसा अवयस्क उत्तक जिसमें विभाजन की क्षमता नहीं होती है उसे हम विभाजोत्कीय उत्तक कहते हैं। स्थिति के आधार पर इसे 3 भागों में बांटा गया है। तो 1 नंबर हम लिखेंगे शीर्षस्थ विभाजोत्कीय उत्तक लिख के डैश। इसमें लिखेंगे कि शीर्षस्थ विभाजोत्कीय उत्तक पौधे के तने एवं जड़ के शीर्ष भाग में होता है। यह उत्तक प्राथमिक विभाजोत्तक से बनता है। इससे पौधों में प्राथमिक वृद्धि होती है। अब 2 में लिखेंगे पार्श्वस्थ विभाजोत्कीय उत्तक, लिख के डैश। पार्श्वस्थ विभाजोत्कीय उत्तक
ऊतक पौधे के जड़ तथा तने के पार्श्व भाग में पाया जाता है। यह पौधे में द्वितीयक वृद्धि करता है। इससे संवहन ऊतक बनता है जो भोजन के संवहन का कार्य करता है। भोजन के संवहन का कार्य करता है। पार्श्वस्थ विभवोत्तकी ऊतक को द्वितीयक विभवोत्तक भी कहते हैं। तीसरा इसमें है, अब अंतर्वेशी विभवोत्तकी ऊतक लिख के डैश देंगे। अंतर्वेशी विभवोत्तकी ऊतक अस्थायी ऊतक के बीच बीच में पाया जाता है। ये पत्तियों के आधार में या टहनी के पर्व में दोनों ओर पाया जाता है एवं वृद्धि करके अस्थायी ऊतक में परिवर्तित हो जाता है। इस तरह से अपना दूसरा प्रश्न का उत्तर समाप्त होता है। दूसरा प्रश्न था कि स्थिति के आधार पर विभवोत्तकी ऊतक के प्रकारों का वर्णन करें। तो सबसे पहले विभवोत्तकी ऊतक का डिफिनेशन, उसके बाद स्थिति के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं, शीर्षस्थ, पार्श्वस्थ और अंतर्वेशी, तीनों के बारे में लिखा गया। इस तरह से दूसरा समाप्त होता है। अब तीसरा प्रश्न है, मृदूतक की संरचना एवं कार्यों का वर्णन करें। उत्तर है कि मृदूतक की कोशिकाएं जीवित, गोलाकार, अंडाकार, बहुभुजी या अनियमित आकार की होती है। कोशिका में सघन कोशिका द्रव्य एवं केंद्रक पाया जाता है। इसकी कोशिका भित्ति पतली एवं सेल्यूलोज की बनी होती है। इस प्रकार की कोशिकाओं के बीच अंतरकोशिकीय स्थान होता है। मृदूतक के कार्य निम्नलिखित है। 1 नंबर, एपिडर्मिस के रूप में यह पौधों का संरक्षण करता है। 2 नंबर, पौधों के हरे भागों में खासकर पत्तियों में यह भोजन का निर्माण करता है। 3 नंबर है, यह ऊतक संचित क्षेत्र में भोजन का संचय करता है। 4 नंबर है, यह ऊतक भोजन के पार्श्व चालन में सहायक होता है। 5 में है, इनमें पाए जाने वाले अंतरकोशिकीय स्थान गैसीय विनिमय में सहायक होते हैं। इसमें पाए जाने वाले अंतरकोशिकीय स्थान गैसीय विनिमय में सहायक होते हैं। अब इसका हम चित्र बता देते हैं कहाँ से उतारना है। जैसे मृदूतक 1 में मृदूतक अनुप्रस्थ काट का संरचना, तो इसमें ऐसा बना हुआ है, हम किताब से बता दे रहे हैं इसको। फिर इसमें इसका एक और बनाना है अनुदैर्ध्य काट का, मृदूतक अनुदैर्ध्य काट की संरचना, इसको हमको किताब से बनाना है। फिर ये बनाना है मृदूतक या एरेनकाइमा। तो इस तीनों को हम बताते हैं। मृदूतक का ये तीनों पार्ट का संरचना है। किताब का पेज नंबर बताते हैं हम। मृदूतक का कार्य जब लिख लेंगे 5 तक, वो लिखने के बाद हम निकालेंगे पेज नंबर 23। पेज नंबर 23 में चित्र संख्या 2.3 में ए नंबर में दिया है मृदूतक, मतलब मृदूतक का अनुप्रस्थ काट, बी में दिया है अनुदैर्ध्य काट और सी में दिया है एरेनकाइमा। तो इस तीनों चित्र को हम उतार लेंगे। इसको लिख लीजिए। पेज नंबर 23 का चित्र संख्या 2.3 का ए, बी और सी, जैसे इसमें बना हुआ है, ये ए है, ये बी है और ये सी है। इसको बहुत आराम से हम लोग को बना लेना है। प्रश्न संख्या 4, स्थूल कोण ऊतक एवं मृदूतक में क्या अंतर है? स्थूल कोण ऊतक के कार्यों का वर्णन करें। उत्तर है कि मृदूतक या पेरेनकाइमा, सबसे पहले इसमें दिया है स्थूल कोण ऊतक और मृदूतक में क्या अंतर है, और बाद में फिर स्थूल कोण ऊतक का कार्य लिखना है। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले मृदूतक के बारे में लिख लेते हैं, उसके बाद स्थूल कोण ऊतक का लिख के उसका कार्य भी लिखना है, तो उसको नीचे लिखेंगे हम लोग। सबसे पहले मृदूतक या पेरेनकाइमा लिख के डैश देंगे। मृदूतक कोशिकाएं जीवित, गोलाकार,
गोलाकार, अंडाकार, बहुभुजी या अनियमित आकार की होती है। कोशिका में सघन कोशिका द्रव्य एवं केंद्रक पाया जाता है। इसकी कोशिका भित्ति पतली एवं सेल्यूलोस की बनी होती है। यह नए तने, मूल एवं पत्तियों के एपिडर्मिस तथा कार्टेक्स भाग में पाया जाता है। अब हम लिखेंगे उसके नीचे स्थूल कोण उत्तक या कॉलेन काइमा लिख के डैश। स्थूल कोण उत्तक की कोशिकाएं केंद्रक युक्त लंबी या अंडाकार बहुभुजी जीवित तथा रसधानी युक्त होती है। यह उत्तक पौधे के नए भागों में पाया जाता है। स्थूल कोण उत्तक के निम्नलिखित कार्य है। ये तो स्थूल कोण उत्तक में लिखा गया। अब इसका कार्य लिखेंगे, फिर कार्य लिख के डैश। 1 में यह पौधे को यांत्रिक सहायता प्रदान करता है। 2 में जब इसमें हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है तब यह भोजन का निर्माण करता है। इस तरह क्वेश्चन था 4 नंबर की स्थूल कोण उत्तक एवं मृदुतक में क्या अंतर है। स्थूल कोण उत्तक के कार्यों का वर्णन करें। तो स्थूल कोण उत्तक और मृदुतक के बारे में लिखा गया, उसके बाद उसका कार्य लिखा गया 2। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ते हैं 5 नंबर। क्वेश्चन नंबर 5 है कोशिका भित्ति के आधार पर पेरेनकाइमा, कॉलेनकाइमा एवं स्क्लेरेनकाइमा के बीच के अंतर को स्पष्ट करें। क्वेश्चन फिर से सुना जाए कि कोशिका भित्ति के आधार पर पेरेनकाइमा, कॉलेनकाइमा एवं स्क्लेरेनकाइमा के बीच अंतर स्पष्ट करें। उत्तर है कि पेरेनकाइमा या मृदुतक तीनों में अंतर बताना है कोशिका भित्ति के आधार पर। तो पेरेनकाइमा की कोशिकाएं जीवित, गोलाकार, अंडाकार, बहुभुजी या अनियमित आकार की होती है। इनकी कोशिका भित्ति पतली एवं सेल्यूलोस की बनी होती है। एक अंतर तो कोशिका भित्ति के आधार पर यही अपना बन रहा है कि इनकी कोशिका भित्ति पतली एवं सेल्यूलोस की बनी होती है। अब 2 में लिखेंगे स्थूल कोण उत्तक के बारे में कि स्थूल कोण उत्तक की कोशिकाएं केंद्रक युक्त लंबी या अंडाकार या बहुभुजी जीवित तथा रसधानी युक्त होती है। इसमें हरित लवक होता है एवं कोशिका भित्ति में किनारों पर सेल्यूलोस होने से स्थूलन होता है। अब 3 में लिखेंगे दृढ़ उत्तक या स्क्लेरेनकाइमा लिख के डैश। दृढ़ उत्तक की कोशिकाएं मृत, लंबी, संकरी तथा दोनों सिरों पर नुकीली होती है। इसमें जीव द्रव्य नहीं पाया जाता है तथा इसकी कोशिका भित्ति लिग्निन के जमाव के कारण मोटी होती है। इस तरह अपना 5 नंबर प्रश्न समाप्त होता है। अब प्रश्न संख्या 6 देखते हैं कि पत्तियों के एपिडर्मिस पर पाए जाने वाले रंध्र की संरचना तथा कार्य का विवरण दे। उत्तर है कि पौधे के पत्तियों पर अनेक स्थानों पर छोटे छोटे छिद्र दिखाई पड़ते हैं। इस छिद्र को रंध्र या स्टोमाटा कहते हैं। एपिडर्मिस की कोशिकाएं पौधे के सभी भागों में जैसे जड़, तना, पत्ती आदि की रक्षा करती हैं। यह पौधे के विभिन्न अंगों की बाहरी सतहों पर बिना किसी अंतरकोशिकीय स्थान के अछिन्न परत बनाती है, जो एक मोम जैसी जल प्रतिरोधी परत का कार्य करती है। यह पौधे को जल हानि, परजीवी कवकों के प्रवेश तथा विभिन्न प्रकार के आघातों से बचाता है। अब लिखेंगे कि पौधे के पत्तियों में अनेक छोटे छोटे जाल जैसी रचना दिखाई देती है, जिसे रंध्र कहते हैं। रंध्र पौधे में श्वसन गैसों का आदान प्रदान करने में मुख्य भूमिका अदा करती है। पौधे रंध्र के द्वारा ही वायुमंडल से CO2 को ग्रहण करते हैं तथा प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के फलस्वरूप ऑक्सीजन का निष्कासन रंध्र के द्वारा ही करते हैं। अब है कि स्टोमाटा या रंध्र की संरचना। तो स्टोमाटा की संरचना चित्र सहित वर्णन। जैसे क्वेश्चन पूछा था
कि पत्तियों के एपिडर्मिस पर पाए जाने वाले रंध्र की संरचना तथा कार्य का वर्णन करें। तो अब स्टोमाटा की संरचना तथा कार्य हम लोग देखते हैं। यही है स्टोमाटा का संरचना। एपिडर्मिस है, रक्षी कोशिका है, स्टोमाटा है, यह स्पर्श चित्र है। इसको हम लोग किताब से देखते हैं और किताब का आप लोग बताते हैं। किताब में पेज नंबर 25 में चित्र संख्या 2.7 है। पेज नंबर 25 चित्र संख्या 2.7 स्टोमाटा की संरचना। तो लिखने के बाद हम लोग इसमें पेज नंबर 25 का चित्र संख्या 2.7 उतार लेंगे। प्रश्न संख्या 7 है, कॉर्क कोशिका की रचना एवं कार्य को स्पष्ट करें। कॉर्क कोशिका की रचना पढ़ना है और कार्य। तो कॉर्क कोशिका का रचना अपना ये हुआ, ये कॉर्क कोशिकाएं हैं। सेम ऐसे ही आप लोगों को भी बनाना है। इसको बताते हैं कि क्वेश्चन नंबर 7 है। 7 में सबसे पहले हम चित्र बनाएंगे। पेज नंबर 25 का चित्र 2.8 उतार लेना है। लिखेंगे उत्तर नंबर 7 पेज नंबर 25 का चित्र संख्या 2.8 है, कॉर्क कोशिकाएं। इसको उतार लेंगे, पहले चित्र बना लेंगे और चित्र बनाने के बाद में उसके नीचे लिखना है, ये चित्र बनाने के बाद। 7 है उत्तर कि समय के साथ साथ जड़ तथा तना जैसे जैसे पुराने होते जाते हैं, इसकी बाहरी ऊतक विभाजित होकर कॉर्क कोशिका तथा छाल का निर्माण करता है। वस्तुतः एक दूसरे विभाजोत्तक की पट्टी तने के एपिडर्मिस का स्थान ले लेती है। यह सुरक्षात्मक कवच का कार्य करती है। इनकी कोशिकाएं मृत होती है एवं इनके बीच बीच स्थान में अंतरकोशिकीय स्थान नहीं होता है। ये कोशिकाएं त्रिज्यक के रूप में व्यवस्थित रहती है। कॉर्क कोशिका का कार्य रक्षा करना है। यह हल्का होता है एवं जल्द इसमें आग नहीं लगती है, इसलिए इसका उपयोग बोतल का कॉर्क एवं खेल के सामान बनाने में किया जाता है। कॉर्क विद्युतरोधी एवं उष्मारोधी भी होता है। इस तरह अपना प्रश्न संख्या 7 समाप्त होता है। अब है प्रश्न संख्या 8। जाइलम ऊतक का रचना एवं कार्य का वर्णन करें। फिर अब जाइलम ऊतक का रचना और कार्य का वर्णन करना है। तो सबसे पहले जाइलम के पास 4 पार्ट होते हैं। इस चारों पार्ट का हम लोग संरचना बना लेंगे। जैसे ये है वाहिनिकाएं, 2 में वाहिकाएं, 3 में जाइलम तंतु और 4 में जाइलम मृदुतक। तो इसका हम लोग को चित्र बनाना है। दिखाते हैं किताब में कितने पेज नंबर का बनाना है। लिखेंगे उत्तर नंबर 8 में पेज नंबर 26 का चित्र संख्या 2.9 उतारना है। पेज नंबर 26 का चित्र संख्या 2.9 उतारना है। अब इसका हम लोग उत्तर पढ़ते हैं कि उत्तर क्या होगा। चित्र के बाद लिखेंगे कि पौधों में खनिज लवण एवं जल के स्थानांतरण के लिए पाए जाने वाले ऊतक को जाइलम ऊतक कहते हैं। जाइलम ऊतक पौधे के मूल, तना एवं पत्तियों में पाया जाता है। इसे चालन ऊतक भी कहते हैं। जाइलम ऊतक निम्नलिखित 4 तत्वों से मिलकर बना होता है। पहला है वाहिनिकाएं, दूसरा वाहिकाएं, तीसरा जाइलम तंतु और चौथा जाइलम मृदुतक। अब है जाइलम ऊतक का कार्य। तो जाइलम ऊतक के निम्नलिखित कार्य हैं। 1 में यह पौधे को यांत्रिक सहायता देती है एवं जल को तने द्वारा जड़ से पत्ती तक पहुंचाती है। दूसरा है यह भोजन संग्रह करता है एवं किनारों की ओर पानी के पार्श्वीय संवहन में मदद करता है। प्रश्न संख्या 9 है। प्रश्न संख्या 9 है, फ्लोएम ऊतक क्या है, यह कहाँ पाया जाता है। फ्लोएम ऊतक क्या है, यह कहाँ पाया जाता है, इसके कार्यों का वर्णन करें। सबसे पहले फ्लोएम ऊतक का डिफिनेशन।
ये कहाँ पाया जाता है इसको लिखना है और इसका कार्य लिखना है। तो पौधों में खाद्य पदार्थों के स्थानांतरण के लिए विकसित ऊतक को फ्लोएम ऊतक कहते हैं। फ्लोएम ऊतक पौधों की जड़, तना एवं पत्तियों में पाया जाता है। यह निम्नलिखित 4 प्रकार के होते हैं। 1 में है चालिनी नलिकाएं, 2 में सहकोशिकाएं, 3 में फ्लोएम या बाष्ट तंतु और 4 में है फ्लोएम मृदुतक। आगे है कि फ्लोएम ऊतक के निम्नलिखित कार्य हैं। 1 में यह तैयार भोजन को पत्तियों से संचय अंग से पौधे के वृद्धि क्षेत्र में ले जाता है जहां इसकी जरूरत होती है। 2 में है कि यह ऊतक पौधे को यांत्रिक सहायता प्रदान करती है। 2 हो गया कार्य फ्लोएम का कि यह पौधे में जो खाद्य पदार्थ बनता है उसको पत्तियों से संचय अंग में ले जाता है और संचय अंग से उस अंग की ओर ले जाता है जहां जरूरी होती है। और दूसरा है यह पौधे को यांत्रिक सहायता प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 10, ऊतक क्या है? जंतु ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? किसी एक का कार्य सहित वर्णन करें। ऊतक का परिभाषा देना है और जंतु ऊतक, इसमें पादप ऊतक के बारे में पूछा ही नहीं गया है। तो जंतु ऊतक कितने प्रकार के होते हैं इसके बारे में बताना है और किसी एक का कार्य सहित वर्णन करना है। वही डिफिनेशन देंगे हम ऊतक का कि एक सी रचना एवं एक सी कार्य करने वाले कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। या दूसरा डिफिनेशन कि समान उत्पत्ति एवं समान कार्यों को संपादित करने वाले कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। दोनों में से कोई डिफिनेशन दिया जा सकता है। एक तो इसको आप लोग लिखेंगे ही, अगर वो लिखना है तो लिखा जाए। 2 या 2 से मतलब जैसे एक हो गया ये, दूसरा समान उत्पत्ति एवं समान कार्यों को संपादित करने वाले कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। अब पैराग्राफ चेंज करके हम लोग लिखेंगे जंतु ऊतक निम्नलिखित 4 प्रकार के होते हैं। 1 में उपकला या एपिथेलियमी ऊतक या एपिथेलियम ऊतक। दूसरा संयोजी ऊतक। 3 नंबर में पेशी ऊतक। 4 में तंत्रिका ऊतक। अब एक का किसी का वर्णन करना है तो आपको जो अच्छा लगे वो कर सकते हैं। इसमें संयोजी ऊतक किया हुआ है, इसको हम लोग करते हैं। वैसा ऊतक जो विभिन्न अंगों और ऊतकों को जोड़ने का कार्य करता है और जोड़कर उन्हें सहारा प्रदान करता है, अवलंब प्रदान करता है, उसे संयोजी ऊतक कहते हैं। इसके अनुसार पढ़ते हैं हम, इसको लिखा जाए। वैसा ऊतक जो विभिन्न अंगों और ऊतकों को जोड़ता है तथा उन्हें कुछ अवलंब भी देता है, उसे संयोजी ऊतक कहते हैं। बच्चों संयोजी कहने से ही लग रहा है कि जुड़ने वाला, तो मान लीजिए जोड़ के और उन्हें सहारा प्रदान करता है, यह ऊतक कौन ऊतक? संयोजी ऊतक। नेक्स्ट अपना है अब संयोजी ऊतक निम्नलिखित 3 प्रकार के होते हैं। 1 में है वास्तविक संयोजी ऊतक, 2 में कंकाल ऊतक और 3 में तरल ऊतक या संवहनीय ऊतक। जंतु ऊतक के प्रकार संयोजी ऊतक के निम्नलिखित कार्य हैं। अब 1 में मतलब संयोजी ऊतक के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं ना, तो संयोजी ऊतक का कार्य पढ़ते हैं। यह त्वचा एवं मांसपेशियों को अथवा 2 मांसपेशियों को जोड़ने का कार्य करता है, कार्य नंबर 1। कार्य नंबर 2, यह विभिन्न आंतरिक रचनाओं को ढीले रूप से बांधकर उन्हें अपने स्थान पर रखने में मदद करता है। कार्य नंबर 3, यह बाहरी चोटों से अंगों की रक्षा करती है। कार्य नंबर 4, यह ताप रोधक होने के कारण ठंड से शरीर की सुरक्षा करता है। प्रश्न संख्या 11, एपिथेलियम ऊतक कहाँ पाया जाता है? इसके कार्यों का वर्णन करें। उत्तर है कि एपिथेलियम ऊतक जंतुओं के अंगों की बाहरी पतली परत तथा आंतरिक अंगों की भीतरी स्तर में पाया जाता है। ऐसे ऊतक में अंतरकोशिकीय स्थान नहीं होता है। इनकी कोशिकाएं एक दूसरे से करीब करीब सटी हुई रहती है। ऐसे ऊतक अंगों की रक्षा करते हैं। एपिथेलियम ऊतक निम्नलिखित 4 प्रकार के होते हैं। 1 में सल्की या सल्काभ एपिथेलियमी ऊतक, 2 में स्तंभाकार एपिथेलियमी ऊतक, इसको एपिथेलियम कहा जा सकता है।
3 में क्यूबाइडल एपिथेलियम ऊतक और 4 में पक्षमल एपिथेलियम ऊतक। जैसे 4 में है पक्षमल एपिथेलियम ऊतक। अब है 1 नंबर का, या मतलब एपिथेलियम ऊतक के कार्य निम्नलिखित है। कार्य ही पूछा था इसमें क्वेश्चन में। 1 में है यह ऊतक अंगों की रक्षा करते हैं। 2 में ये रक्त वाहिनियों एवं फेफड़ा के वायु कोशों में भी पाया जाता है। इनका कार्य आंतरिक अंगों को सुरक्षा देना है। तीसरा है सुरक्षा देना तथा विसरण में सहायता करता है। तीसरा कार्य है कि अंडवाहिनी में एक ऐसी कोशिकाओं की सिलिया अपने गति के द्वारा अंडाणु को एक ही तरफ या एक ही दिशा में जाने में मदद करता है। अब प्रश्न संख्या 12 है, संयोजी ऊतक क्या है? किसी एक प्रकार के संयोजी ऊतक का कार्य सहित वर्णन करें। वैसा ऊतक जो शरीर के विभिन्न अंगों एवं ऊतकों को आपस में जोड़ने का कार्य करता है, उन्हें हम संयोजी ऊतक कहते हैं। संयोजी ऊतक निम्नलिखित 3 प्रकार के होते हैं। 1 नंबर वास्तविक संयोजी ऊतक, 2 में कंकाल ऊतक, 3 में तरल ऊतक या संवहनीय ऊतक। अब हम कंकाल ऊतक लिख के रह देते हैं। कंकाल ऊतक में लिखते हैं कि कंकाल ऊतक सदा शरीर के अंदर पाया जाता है। यह शरीर को तथा अन्य ऊतकों को सहारा देता है और इन्हें मजबूती से जोड़ता है। कंकाल ऊतक 2 प्रकार के होते हैं। 1 में उपास्थि और 2 में अस्थि। उपास्थि अस्थियों के जोड़ को चिकनी बनाती है। यह बाह्य कर्ण, नाक, श्वासनली, कंठ तथा अंतरकोशिकीय स्थानों में पाई जाती है। और फिर 2 नंबर अस्थि लिख के डाल देंगे। अस्थि ऊतक की कोशिकाएं ऑस्ट्रियोब्लास्ट कहलाती है। ऑस्ट्रियोब्लास्ट कठोर मैट्रिक्स में स्थित होता है। जैसे मतलब अस्थि के बारे में पढ़ेंगे तो अस्थि ऊतक की कोशिकाएं ऑस्ट्रियोब्लास्ट कहलाती है। ऑस्ट्रियोब्लास्ट कठोर मैट्रिक्स में स्थित होती है। अब अगला प्रश्न करते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 13, रक्त या रुधिर की संरचना का वर्णन करें। तो रक्त लाल रंग का एक तरल पदार्थ होता है जिसका पीएच मान 7.4 होता है। रक्त की प्रकृति क्षारीय होता है। रक्त हमारे शरीर में परिसंचरण के दौरान विभिन्न ऊतकों को संबंध करता है या जोड़ने का कार्य करता है, इसलिए रक्त को तरल संयोजी ऊतक भी कहते हैं। रक्त निम्नलिखित 2 घटकों से मिलकर बना होता है। 1 में है तरल भाग। तो रक्त के तरल भाग को प्लाज्मा कहते हैं। यह संपूर्ण रक्त का 55% भाग होता है। प्लाज्मा में 90% जल, 7% प्रोटीन तथा शेष 3% अन्य पदार्थ होते हैं। अब दूसरा अवयव है ठोस भाग। तो रक्त के ठोस भाग को कण या कणिकाएं कहते हैं। यह आयतन के हिसाब से संपूर्ण रक्त का 45% भाग होता है। रक्त कोशिकाएं तथा लाल रक्त कणिकाएं आरबीसी निम्नलिखित मतलब जो रक्त का ठोस भाग है वह निम्नलिखित 3 प्रकार के होते हैं। 1 में लाल रक्त कोशिकाएं या लाल रक्त कणिकाएं जिसे आरबीसी कहते हैं, रेड ब्लड सेल्स या रेड ब्लड कर्पसल्स। 2 में श्वेत रक्त कोशिकाएं या श्वेत रक्त कणिकाएं ब्रैकेट में डब्ल्यूबीसी जिसे हम व्हाइट ब्लड सेल्स या व्हाइट ब्लड कर्पसल्स कहते हैं। 3 में है प्लेटलेट्स या रक्त पट्टिकाणु जिसे बिंबाणु या थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं। एक बार हम लोग समझते हैं रक्त के संरचना के बारे में। मान लीजिए रक्त है, तो रक्त के मेनली 2 पार्ट होते हैं। 1 में ठोस भाग और 2 में तरल भाग। अगर तरल भाग की बात करें तो तरल भाग को हम लोग प्लाज्मा कहते हैं और ठोस भाग को कण या कणिका कहते हैं। यह पूरे रक्त का 55% होता है प्लाज्मा तरल भाग, और यह पूरे रक्त का 45% भाग होता है। अगर प्लाज्मा में बात किया जाए जल का, तो प्लाज्मा में 90% जल होता है
और 7% प्रोटीन होता है। अब बाकी 3% में ग्लूकोज है, कार्बनिक पदार्थ है, अकार्बनिक पदार्थ है इत्यादि है। इस ठोस भाग की बात करें तो ठोस भाग के 3 पार्ट हो जाते हैं। एक में आरबीसी, 2 में डब्ल्यूबीसी और 3 में प्लेटलेट्स। एक बार रक्त की संरचना स्पष्ट इस पर देखा जाए कि रक्त 2 मुख्य घटक से बनते हैं, एक तरल भाग, दूसरा ठोस भाग। तरल भाग को हम प्लाज्मा कहते हैं, ठोस भाग को कण या कणिका कहते हैं। तरल भाग पूरे रक्त का 55% भाग होता है, जबकि ठोस भाग पूरे रक्त का 45% भाग होता है। प्लाज्मा में 90% जल होता है, 7% प्रोटीन होता है और 3% अन्य पदार्थ होते हैं। जबकि कण में ये 3 कण होते हैं, एक आरबीसी, एक डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। अब 14 नंबर प्रश्न है, पेशी ऊतक क्या है? अरेखित पेशी तथा रेखित पेशी ऊतकों की रचना एवं कार्यों का वर्णन करें। उत्तर है कि पेशी ऊतक की कोशिकाएं लंबी होती है। इन कोशिकाओं के भीतर पाए जाने वाले तरल को सार्कोप्लाज्म कहलाता है या कहते हैं। सार्कोप्लाज्म में केंद्रक होता है। जंतुओं के शारीरिक अंगों में गति पेशी ऊतक के कारण ही होते हैं। पेशी ऊतक निम्नलिखित 3 प्रकार के होते हैं। एक में है अरेखित या अनैच्छिक पेशी, 2 में है रेखित या ऐच्छिक पेशी और 3 में है हृदय पेशी। अरेखित या अनैच्छिक पेशी। अरेखित या अनैच्छिक पेशी का संरचना यहाँ पे है। एक बार हम चित्र सबका बना देंगे, उसको उतार लेना है। फिलहाल अरेखित पेशी के बारे में हम लोग लिखते हैं। अरेखित पेशियां नेत्र की आइरिस में, वृषण और उसकी नलिकाओं में, मूत्र वाहिनियों और मूत्राशय में तथा रक्त वाहिनियों में पाई जाती है। अरेखित पेशी का संकुचन जंतुओं के इच्छा के अधीन नहीं होता है, इसलिए अरेखित पेशी को अनैच्छिक पेशी भी कहते हैं। अब 2 में रेखित पेशी लिख के फिर एक के बार हम लोग तीनों बना लेंगे। रेखित पेशी लिख लेंगे, उसको रेखित पेशी लिख के देंगे। लिखेंगे कि रेखित पेशी जंतु के कंकाल से जुड़ी रहती है और इसकी गति जंतुओं के इच्छा के अधीन होता है, इसलिए रेखित पेशी को ऐच्छिक पेशी भी कहते हैं। यह पेशी शरीर के बाहों, पैर, गर्दन आदि में पाई जाती है तथा इसका भार शरीर के भार का लगभग 50% होता है। रेखित पेशियां तंत्रिका तंत्र द्वारा उत्तेजित होती है। मतलब रेखित और अरेखित में अंतर था। तो समझा जाए इसको, पेशी ऊतक क्या है? तो किसी भी जंतु के शरीर में जो शारीरिक गति होती है वो पेशी ऊतक के कारण ही होता है। पेशी ऊतक 3 प्रकार के पाया जाता है होता है। एक रेखित पेशी, 2 में अरेखित और 3 में हृदय पेशी। रेखित पेशी को हम लोग ऐच्छिक पेशी कहते हैं। मुख्यतः यह कंकाल से जुड़ी होती है और इसका गति मेरे इच्छा के अधीन होता है। जैसे बाह की हो गया, पैर का हो गया, गर्दन का हो गया, तो ये हड्डी हम अपने इच्छा के अनुसार मुड़ा सकते हैं। अपने बाहों को, बाजू को, पैर को, गर्दन को। और अरेखित पेशी जो है, तो अरेखित पेशी इसमें आता है आइरिस में, वृषण और उसकी नलिकाओं में, मूत्र वाहिनियों में, मूत्राशय में, रक्त वाहिनियों में। इस सब की जो गति है वो हम लोग के इच्छा के अनुरूप नहीं होती है, इसलिए उसको अनैच्छिक पेशी भी कहते हैं। इसका चित्र बनाएंगे आप लोग। चित्र नहीं बनाएंगे तो काम चल जाएगा। एक बार देखते हैं कि प्रश्न में चित्र दिया है कि नहीं दिया है। प्रश्न में चित्र दिया है तो हम लोग नीचे लिखने के बाद में नीचे एक साइड बीच में पाई कर देंगे। ऐसे एक साइड अरेखित का बना लेंगे, एक साइड रेखित का बना लेंगे। तो अरेखित पेज नंबर 33 का चित्र 2.21 अरेखित पेशी बना के बीच में लाइन खींच देंगे और इधर पेज नंबर 33 का ही चित्र संख्या 2.22 बना के लिख देंगे रेखित पेशी। प्रश्न संख्या 15, रक्त एवं मलस्का के कार्यों का वर्णन करें। उत्तर है कि रक्त लाल रंग का एक गाढ़ा तरल क्षारीय द्रव है जिसका पीएच मान 7.4 होता है। रक्त 2 प्रमुख घटक तरल तथा ठोस से बना होता है।
रक्त हमारे शरीर में परिसंचरण के दौरान एक ऊतक को भिन्न भिन्न ऊतकों से जोड़ता है, इसलिए रक्त को तरल संयोजी ऊतक भी कहते हैं। रक्त के दो मुख्य कार्य, एक में है परिवहन एवं ताप नियंत्रण। जैसे रक्त के दो प्रमुख कार्य हैं, तो हम लिखते हैं 1 नंबर में, रक्त द्वारा पची भोजन सामग्री अंतःस्रावी उत्सर्जी पदार्थों आदि का परिवहन विभिन्न अंगों में होता है। और 2 में है कि यकृत और पेशियों में जो ताप उत्पन्न होता है वह रुधिर द्वारा शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाया जाता है, जिससे शरीर का ताप नियंत्रित होता है। फिर अगला है 3 नंबर कि श्वेत रुधिर का निकाय जीवाणुओं तथा अन्य हानिकारक पदार्थों का भक्षण कर उन्हें नष्ट कर देता है। 4 नंबर है कि प्लेटलेट्स रुधिर को जमाने में मदद करता है। अब रक्त का काम हो गया, अब हम लिखेंगे लसिका के बारे में। लसिका एक वर्ण विहीन अर्थात रंगहीन द्रव है, जिसमें लाल रुधिर का निकाय एवं प्लेटलेट्स नहीं होता है। इसमें रक्त से कम मात्रा में कैल्शियम एवं फास्फोरस पाया जाता है। रक्त के अपेक्षा लसिका में कम मात्रा में पोषक पदार्थ एवं ऑक्सीजन होते हैं, जबकि CO2 अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड एवं अपशिष्ट पदार्थ अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। लसिका के प्रमुख कार्य निम्नलिखित है। एक में है कि लसिका में मौजूद लिम्फोसाइट रोगाणुओं जैसे जीवाणुओं का भक्षण कर उनको नष्ट कर संक्रमण से हमारी सुरक्षा करते हैं। 2 में यह पोषक पदार्थ का परिवहन करता है। 3 में है लसिका शरीर के असंक्राम्य तंत्र का निर्माण करता है। प्रश्न संख्या 16, तंत्रिका ऊतक की इकाई क्या है? इसका स्वच्छ एवं नामांकित चित्र बनाएं, वर्णन की आवश्यकता नहीं है। प्रश्न संख्या 16 का तंत्रिका ऊतक की संरचना का केवल चित्र बनाना है, संरचना वर्णन की आवश्यकता नहीं है। तो पेज नंबर 34 का चित्र संख्या 2.24 बहुत बढ़िया से उतार लेंगे, इसका आंसर हो जाएगा। चित्र बन जाएगा इसका। तो अब तंत्रिका ऊतक की इकाई क्या है, इसको हम लोग लिखते हैं। अपना 16 और 17 एक ही क्वेश्चन से हो जाएगा। लिखते हैं उत्तर, चित्र बना लेंगे हम लोग और चित्र बनाने के बाद इसको लिखेंगे। जंतुओं के शरीर में तंत्रिका तंत्र विभिन्न प्रकार की आंतरिक संवेदना या उद्दीपन जैसे भूख, प्यास, दर्द, रोग, तृष्णा इत्यादि बाह्य उद्दीपन जैसे भौतिक, रासायनिक, यांत्रिक तथा विद्युतीय प्रभाव को ग्रहण कर शरीर के विभिन्न भागों में उनका संवहन करता है। फिर संवेदनाओं की प्रतिक्रिया को व्यक्त करने के लिए अंगों को प्रेरित करने का कार्य करता है। तंत्रिका तंत्र तंत्रिका ऊतक से तथा तंत्रिका ऊतक तंत्रिका कोशिका से बना होता है। तंत्रिका ऊतक की इकाई तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन कहलाती है। जैसे है कि तंत्रिका ऊतक की इकाई क्या है, तो तंत्रिका ऊतक, मान लीजिए यहाँ पे लिखा है कि तंत्रिका तंत्र तंत्रिका ऊतक से और तंत्रिका ऊतक तंत्रिका कोशिका से बना हुआ है। तो तंत्रिका ऊतक क्या है, तो तंत्रिका तंत्र जो तंत्रिका ऊतक से तंत्रिका तंत्र का निर्माण होता है, यह मेरे शरीर में विभिन्न प्रकार के आंतरिक संवेदना जैसे भूख, प्यास, आशा, तृष्णा, दुख, खुशी, इस सभी आंतरिक संवेदी अंगों से ग्रहण कर मस्तिष्क को भेजने का कार्य करता है और मस्तिष्क इस पे विश्लेषण करके कार्य करने का कार्य करती है। फिर बाह्य उद्दीपन जैसे लिखा है भौतिक, रासायनिक, यांत्रिक तथा विद्युतीय प्रभाव को ग्रहण कर शरीर के विभिन्न भागों में उनका संवहन करता है, जिसके अनुसार कार्य होता है। प्रश्न संख्या 17 है, न्यूरॉन या तंत्रिका कोशिका की संरचना का चित्र सहित वर्णन करें। तो मान लीजिए चित्र इसमें बन गया तो ये भी तो हो ही गया, तो 16 और 17 सेम क्वेश्चन हो जाएगा, एक लिख लेंगे, आप काम चल जाएगा। इस तरह से त्रिभुत्तरीय समाप्त होता है। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, जिसकी वजह से ज़्यादा इसमें नहीं समझा पाए हैं या ज़्यादा नहीं समझाया गया है।
एक एक करके हम सभी टॉपिक का वीडियो बनाएंगे, जैसे न्यूरॉन का, माइटोकॉन्ड्रिया का, लाइसोसोम का, गोल्जी उपकरण का। तो उसको हम लोग बारीकी से समझेंगे और इसमें केवल जो लिखा हुआ था इसको स्पष्ट बताया गया ताकि कम से कम फेयर इसका हो जाए, और फेयर हो जाने के बाद में याद हो ही जाता है। इसका हम सबका एक अलग अलग वीडियो बनाएंगे, तंत्रिका तंत्र अलग, लाइसोसोम अलग, राइबोसोम अलग, उसके बाद में केंद्रक। अब उत्तक की अगर बात करें तो उत्तक में अपना पादप उत्तक का अलग, जंतु उत्तक का अलग, सर्वस्थायी उत्तक का अलग, जटिल स्थायी उत्तक का अलग, ऐसे करके हम लोग अलग अलग वीडियो बनाएंगे। इसको सभी लोग लिख लेंगे बढ़िया से, और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि हमें भी सपोर्ट मिले। जय हिंद।